राजनीति विज्ञान की क्लास में हम पाश्चात्य राजनीति विचारक में हॉब्स के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने पिछली क्लास में हॉब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत व आलोचनाओं के बारे में हमने अध्ययन किया था। आलोचनाओं में हमने ये पाया कि कई आलोचकों ने हॉब्स के जो विचार थे उसकी आलोचना की और कहा कि दैवीय आतंक के घातक विचार ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार सांप का जहर। हमने इसकी आलोचना में मानवीय स्वभाव का एक पक्षीय दृष्टिकोण या अध्ययन, प्राकृतिक अवस्था उसकी अस्वाभाविक थी और प्राकृतिक दशा में प्राकृतिक जो अधिकार की जो बात करता है वो पूर्णतः असंगत थी और अतार्किकतापूर्ण उसका वर्णन रहा है, समझौता रहा है और निरंकुशता का समर्थक दिखाई देता है। यह कहें कि उसका जो समझौता सिद्धांत है वो मनुष्य को दास्ता के रूप में जकड़ देने वाला एक सिद्धांत है। इन बिंदुओं के माध्यम से हमने हॉब्स का जो सामाजिक समझौता है उसकी आलोचनाओं को समझने का प्रयास किया। आज हम हॉब्स के संप्रभुता संबंधी विचारों की ओर देखते हैं। संप्रभुता की जो धारणा है वो हॉब्स की असीमित संप्रभुता की धारणा है। संप्रभुता से मतलब है कि जो राजा है या हमने जो समस्त अधिकार कर्तव्य जो शक्तिशाली है उसे संप्रभु कहा है। निरंकुशता और अविभाज्यता उसकी प्रमुख विशेषता रही है और उसका स्वरूप कानूनी है। राज्य के जो समस्त शासन के जो संचालन की जो शक्ति है उसमें संप्रभु ही सर्वोच्च है। यही विधि यानी कानून का निर्माता है, इसी को लागू करवाने वाला है। कानून को लागू करवाने वाला भी यही व्यक्ति है और मुख्य न्यायाधीश या न्यायपति जिसे कहेंगे वो भी यही है। इसका जो हॉब्स का जो संप्रभु है धरती पर ईश्वर की तरह शक्तिशाली और समस्त शक्तियों का एकमात्र स्वामी है। हॉब्स के संप्रभु के राज्य में जो लोग हैं, नागरिक हैं, न तो उन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, न ही उसमें किसी प्रकार की और कोई व्यवस्था या अधिकार उन्हें दिए गए रखे। केवल जो संप्रभु है उसके आदेशों की पालना करना ही उनका कर्तव्य है और नागरिकों को उसके आदेशों की पालना या अवहेलना आदेशों की अवहेलना करने का कोई भी अधिकार उसे नहीं दिया गया है। अतः इस प्रकार हॉब्स का जो संप्रभु है शासन और प्रशासन के जो भी क्षेत्र हैं उन सभी क्षेत्रों में सर्वोच्च और निरंकुश है, या कहें कि सर्वोच्च और निरंकुश शक्तियाँ प्राप्त है और नागरिकों को अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करवाने के लिए बाध्यकारी
अधिकार भी उसे प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार जो हॉब्स का संप्रभु है उसे असीमित शक्तियाँ प्रदान की गई है और उस पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है। इसलिए जो आलोचकों हैं उन्होंने कहा है कि जो समझौता सिद्धांत है पूर्णतः मनुष्य को दास्ता कहने का तात्पर्य गुलामी की जंजीरों में जकड़ देने वाला सिद्धांत है। इसके पश्चात हम इसके विचारों में जो व्यक्तिवादी तत्व दिखाई देते हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं, जिसमें हॉब्स ने जहाँ एक और निरंकुश और असीमित संप्रभुता का प्रतिपादन करता है, वहीं दूसरी ओर उसकी विचारधारा में जो व्यक्तिवादी तत्व हैं वो भी स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं, क्योंकि जितने भी संघ, समुदाय, अन्य संस्थाएं या राज्य हैं वे सभी व्यक्तियों द्वारा निर्मित है। व्यक्ति ही उसकी इकाई है और ये सब अपने में सीमित व्यक्तियों से अधिक या भिन्न कुछ भी नहीं है। इस दृष्टिकोण में व्यक्ति साध्य है और राज्य साधन। व्यक्ति की भलाई, बुराई, सुख, दुख जो भी है आदि को राज्य और अन्य समुदाय की भलाई, बुराई या सुख, दुख समझा जाना चाहिए। इस प्रकार निम्न पॉइंटों के माध्यम से, निम्न बिंदु के माध्यम से हम देखते हैं कि व्यक्तिवादी तत्वों की धारणा में पहला जो आता है वो है मानव स्वभाव संबंधी जो धारणा है, जिसमें हॉब्स का मानव स्वभाव संबंधी जो धारणा व्यक्तिवादी विचारधारा के अनुकूल है। हॉब्स अरस्तु के समान व्यक्ति को एक सामाजिक प्राणी नहीं मानता, बल्कि वो उसे एक असामाजिक प्राणी मानता है जो आत्म केंद्रित मनोवेगों द्वारा प्रेरित, स्वार्थी, अहमी और लोभी मानता है। इस प्रकार उसकी जो विचारधारा के अंतर्गत ये व्यक्तिवाद का मनोवैज्ञानिक तत्व है, जिसके आधार पर केवल और केवल व्यक्तिवादी धारणा की ही रचना हो सकती है। सेकंड पॉइंट में जो देखते हैं हम, राज्य को साधन और व्यक्ति को साध्य मानता है। साध्य का मतलब लक्ष्य और साधन जिसके माध्यम से हम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, क्योंकि व्यक्ति की सुरक्षा और जो शांति है इनके लिए राज्य का निर्माण हुआ है। व्यक्ति के दर्शन में व्यक्ति या व्यक्तिगत स्वार्थ के अतिरिक्त है और कोई धारणा नहीं है। थर्ड पॉइंट में राज्य एक कृत्रिम संस्था। हॉब्स का जो सामाजिक समझौता संबंधी जो विचार, उससे ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि समाज या राज्य तो सिर्फ एक कृत्रिम संस्था है जिसका प्रयोग मनुष्य केवल अपने व्यक्तिगत लाभ या स्वार्थ के लिए करता है।
चौथे बिंदु में राज्य के जो कार्य हैं उसकी निषेधात्मक धारणा, जिसमें हॉब्स आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप नीति का समर्थन करता है, हस्तक्षेप की नीति का समर्थन करता है। राज्य में व्यक्तियों को खरीदने, बेचने, आर्थिक सुविधा, भोजन, व्यवसाय आदि चुनने व अपनी इच्छा के अनुकूल अपने बच्चों को शिक्षित करने का अधिकार प्राप्त है। उसका आर्थिक क्षेत्र संबंधी विचार आधुनिक व्यक्तिवादियों से पूर्ण मेल खाता है। अंतिम बिंदु में आत्म संरक्षण का अधिकार है, जिसमें हॉब्स के अनुसार मनुष्य का सामाजिक समझौता व राज्य की अधीनता को स्वीकार करने का मुख्य कारण जीवन की रक्षा है। राज्य के अस्तित्व का जो उद्देश्य है वो केवल जीवन की रक्षा है। अतः राज्य का कोई नियम नागरिक के जीवन को आघात पहुंचाता है तो उसका विरोध कर सकता है। अतः हॉब्स निरंकुशतावादी होते हुए भी आदि से अंत तक व्यक्तिवादी है। इस प्रकार आज ये हॉब्स का पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके पश्चात अगली क्लास में हम नए विचारक जो कि जॉन लॉक है के बारे में चर्चा करेंगे।